हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर है। और आज हम कंप्लीट इसका एक इंट्रोडक्शन डाल रहे हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे एरेनियम आयन मैकेनिज्म क्या होता है। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे नाइट्रेशन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये देखो कि नाइट्रेशन नाइट्रेशन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे हम जो नाइट्रेशन है ना उसको एज ए इलेक्ट्रोफिल यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सल्फोनेशन रिएक्शन में SO3 पॉजिटिव को हम जो SO3 पॉजिटिव है ना उसको इलेक्ट्रोफिल के जैसे मतलब इलेक्ट्रोफिल के जैसे यूज़ करेंगे। और इस इलेक्ट्रोफिल का अटैक हम किसके ऊपर करवाएंगे, एरोमेटिक के ऊपर। ठीक है, तीसरा फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ हमारा क्या है, ये इप्सो सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले इसके वर्ड को तोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक का मतलब क्या है, बेंजीन की रिंग। इलेक्ट्रोफिल का मतलब है इलेक्ट्रोफिल। इलेक्ट्रोफिल होता क्या है, इलेक्ट्रोफिल होता है जो कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी वाला जो ग्रुप है वो अटैक करे एरोमेटिक के ऊपर, और वहाँ से किसी एक ग्रुप को मतलब इलेक्ट्रोफिल खुद आके अटैच हो जाए और वहाँ से एक ग्रुप को रिमूव कर दे। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, मीन्स इसके अंदर रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, रिप्लेसमेंट पाया जाता है, रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन का। इसके अंदर क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, जब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रोफिल जो है वो एरोमेटिक रिंग के ऊपर अटैक करके वहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। बट ये हाइड्रोजन बाहर कब निकलेगा, आफ्टर अटैकिंग, मतलब आफ्टर अटैकिंग इलेक्ट्रोफिल के बाद ही ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। दूसरा स्टेप आता है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक इज SC2 रिएक्शन होती है। जो अपने पास एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी ना तो वो कौन से मैकेनिज्म के द्वारा होगी, SC2 मैकेनिज्म के द्वारा होगी। SC2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें SC2 का मतलब होता क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफिल का अटैक होगा, देन उसके बाद सबसे पहले एसोसिएशन होता है और फिर उसके बाद डिसोसिएशन होगा। मीन्स सबसे पहले इलेक्ट्रोफिल का अटैक होगा बेंजीन की रिंग के ऊपर, देन उसके बाद प्रोटॉन का बाहर मतलब रिमूवल होगा प्रोटॉन का। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस जो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिल अटैक के टाइम बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो लॉस हो चुकी है। एरोमेटिसिटी को गेन करवाने के लिए प्रोटॉन का बाहर निकालना, मतलब प्रोटॉन फर्स्ट स्टेप एसोसिएशन होगा, देन सेकंड स्टेप डिसोसिएशन होता है। तो ये जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन होगा और फिर उसके बाद डिसोसिएशन होगा। ठीक है, अब आता है कि मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिल। अब हम मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से मैकेनिज्म होता है। जब आप इलेक्ट्रोफिल को बेंजीन की रिंग के ऊपर अटैक करवाओगे, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिल को जनरेट करवाएंगे। दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफिल को बेंजीन की रिंग के ऊपर अटैक करवाएंगे। थर्ड स्टेप में जो लॉस हुई एरोमेटिसिटी है उसको हम वापस से गेन करवाएंगे। और वो गेन कैसे होगी, जब हम प्रोटॉन को बाहर निकाल देंगे तब गेन होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या है कि हमने मैकेनिज्म में क्या देखा है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल। जब आप इस इलेक्ट्रोफिल को जनरेट करवाओगे, ठीक है, मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल में हम कैसे इलेक्ट्रोफिल को जनरेट करवाएंगे, इलेक्ट्रोफिल और न्यूक्लियोफिल दोनों आपस में कनेक्ट है। ये वाला जो इलेक्ट्रोफिल है इसका बॉन्ड टूट के मतलब चला जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिल की तरफ मतलब बॉन्ड की मूवमेंट न्यूक्लियोफिल की तरफ होगी, तो न्यूक्लियोफिल के ऊपर क्या हो गया है, इस वाले न्यूक्लियोफिल के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन पहुंच, मतलब न्यूक्लियोफिल क्या होता है, देखो न्यूक्लियोफिल, एक मिनट रुकना, यस मैं पेन ले लेती हूँ यूज़ करने के लिए।
देखो इलेक्ट्रोफिल ये वाली जो आपकी रिएक्शन होती है, जब आप इलेक्ट्रोफिल को जरनेट करते हो तो कैसे जरनेट होगा? इलेक्ट्रोफिल आपके पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जिसमें डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो ये वाला जो आपका न्यूक्लियोफिल है, ये बॉन्ड को अपनी तरफ माइग्रेट करवाएगा। तो इसके ऊपर तो बॉन्ड की मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिल के ऊपर तो बॉन्ड आए हैं, तो इसने बॉन्ड को मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो न्यूक्लियोफिल पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन ने अपने बॉन्ड को डोनेट किया है, तो इलेक्ट्रोफिल के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया है। मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है कि जो हमने जरनेट किया इलेक्ट्रोफिल है, उसको हम बेंजीन की, इस वाली बेंजीन की रिंग के ऊपर अटैक करवाएंगे। कैसे अटैक करवाएंगे? यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बेंजीन का ये वाला बॉन्ड माइग्रेट कर रहा है किसकी तरफ? ये वाला जो बॉन्ड है माइग्रेट कर रहा है इलेक्ट्रोफिल की तरफ, ठीक है। दूसरा पेन लेते हैं। देखो ये वाला जो बॉन्ड है माइग्रेट कर रहा है इलेक्ट्रोफिल की तरफ। तो जो पहला स्टेप होता है वो स्लोवेस्ट स्टेप होता है। बीच में 3 स्टेप्स के द्वारा ये यहाँ पे क्या करेगा? रेजोनेंस इंटरमेडिकेट बनाएगा। और एक बात को और नोट करो कि जब ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिल अटैक होता है, मतलब पहले जब इलेक्ट्रोफिल बेंजीन की रिंग के ऊपर आके अटैक करेगा तो वो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। देन उसके बाद सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है साइड टू साइड ओवरलैपिंग। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? बॉन्ड की शेयरिंग के कारण बनता है। जो आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना, वो शेयरिंग ऑफ बॉन्ड के कारण ही सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो पहला स्टेप स्लो क्यों है? मतलब हमने कहा कि जब इलेक्ट्रोफिल का बेंजीन की रिंग के ऊपर अटैक होता है तो वो स्लो क्यों होता है? क्योंकि बेंजीन की रिंग के ऊपर ऑलरेडी ही उसकी हर एक पोजीशंस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब वो अभी बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में है। बट जब इलेक्ट्रोफिल अटैक करता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो वो अपनी अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी बनाने के लिए बॉन्ड को मतलब बॉन्ड में रेजोनेंस आपके इस बेंजीन के अंदर क्या होता है? रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस को ये शो करेगा। ड्यूरिंग रेजोनेंस के बाद यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जो थर्ड आपका स्टेप बनता है रिमूवल ऑफ प्रोटोन। रिमूवल ऑफ प्रोटोन, आपका जो प्रोटोन है वो बाहर निकल जाएगा न्यूक्लियोफिल के साथ। न्यूक्लियोफिल के साथ जो आपका प्रोटोन है वो बाहर निकल जाएगा और आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इलेक्ट्रोफिल का कंप्लीट अटैक पाया जाएगा बेंजीन की रिंग के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एडिशन करवाएंगे इलेक्ट्रोफिल का और वहाँ पे कार्बन और इलेक्ट्रोफिल का बॉन्ड बनेगा। दूसरा स्टेप क्या होता है कि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, एरेनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। थर्ड स्टेप होता है कि प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा जिससे रीस्टोरिंग हो जाएगी एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी को मैं ये ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि एरोमेटिसिटी लॉस हुई है? देखो जब आपको पता है बेंजीन के ऊपर, ठीक है, बेंजीन क्या है? एक फुल्ली एरोमेटिक है। बेंजीन प्लेनर है। बेंजीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जो वाटर के अंदर इनसोल्युबल है, बट ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के अंदर इजीली सोल्युबल होता है। बट इन द कंडीशंस ऑफ द बेंजीन, बेंजीन किसको फॉलो करता है? बेंजीन हक्कल रूल को फॉलो करता है। और हक्कल रूल के अकॉर्डिंग बेंजीन में 2 and 2 + 4 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बट यहाँ पे हमने देखा कि बॉन्ड जो है, मतलब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बॉन्ड का माइग्रेशन हो रहा है, बॉन्ड का माइग्रेशन हो रहा है। तो ये वाला बॉन्ड मतलब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ना। ये बॉन्ड की यहाँ पे क्या हो रही है? शिफ्टिंग पाई जा रही है। तो शिफ्टिंग हो रही है कि 6 इलेक्ट्रॉन की बजाय हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? मतलब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है ना। अ, तो ठीक है। तो ये आपका मैकेनिज्म था। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, किस प्रकार से कोई इलेक्ट्रोफिल बेंजीन की रिंग के ऊपर अटैक करता है। और अटैक पहले वो इसके साथ क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड की, मतलब सबसे पहले ये इसके साथ क्या बनाएगा? पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब पाई बॉन्ड के द्वारा अटैच होगा। देन उसके बाद ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और देन उसके बाद प्रोटॉन बाहर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी मतलब फर्स्ट स्टेप था हमारा। नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, एक और इसमें आप नया पॉइंट ऐड करना। देखिए, यस, देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए।
एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या कहता है कि जब आपका पहला स्टेप जो होता है कि इलेक्ट्रोफिल का अटैक होना बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रोफिल का अटैक होना बेंजीन रिंग के ऊपर, तो वो आपका स्टेप कैसा होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, रेजोनेंस इंटरमेडिकेट बनता है जिसमें आपकी बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी। थर्ड स्टेप में प्रोटॉन का मतलब प्रोटॉन बाहर निकलता है। ये आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है रेट ऑफ दिस रिएक्शन। रेट ऑफ दिस रिएक्शन जो आपका पहला स्टेप है वो क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है ना वो क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स पाया जाता है। ठीक है, जो पहला स्टेप है वो आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। देखो यहाँ पे अब हमने क्या नोट किया था वो देखो, पहला स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, तो इसमें बेंजीन भी है तो हम बेंजीन की भी कंसंट्रेशन लेंगे, प्लस में हम इलेक्ट्रोफिल की कंसंट्रेशन भी लेंगे। ठीक है, जब आप रेट लिखते हो तो रेट उसी रिएक्शन का लिखा जाता है जो आपकी स्लोवेस्ट रिएक्शन होती है। स्लोवेस्ट रिएक्शन के अंदर बेंजीन में जो बेंजीन है उस बेंजीन के अंदर मतलब बेंजीन की कंसंट्रेशन लिखेंगे, साथ एसोसिएशन हो रहा है तो एसोसिएशन वाली कंसंट्रेशन लिखेंगे। ऐसे ही अगर एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि अगर आपकी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी तो उसमें जो सिंगल दिया होगा मतलब सिंगल जो आपको सबस्ट्रेट दिया होगा ना, उस कंडीशन में आप उसी का ही क्या लिखोगे, उसी का ही आप रेट लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रेट दिया हुआ है। रेट ऑफ दिस रिएक्शन क्या होगा, कंसंट्रेशन लेंगे बेंजीन की, प्लस में दूसरी हम कंसंट्रेशन किसकी लेंगे, इलेक्ट्रोफिल की लेंगे। अब यहाँ पे एक और स्टेप्स आता है, देखो यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखना। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या होता है कि ये आपके पास क्या है, बेंजीन की रिंग है। ठीक है, बेंजीन की रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिल का क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। ठीक है, इस बेंजीन की रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिल का अटैक हो रहा है, तो ये वाला स्टेप आपका बहुत ज़्यादा स्लोवेस्ट स्टेप होगा। इसका एक और कारण ये है कि ये वाली जो आपकी है एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, ये वाली आपके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। इस एक्टिवेशन एनर्जी में क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रोफिल का जो बॉन्ड है वो बेंजीन के साथ बाई सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो स्लोवेस्ट स्टेप होगा। और एक कारण ये भी होता है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण मोलिक्यूल जो सबस्ट्रेट के मोलिक्यूल है मतलब जो आपके रिएक्टेंट है उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मतलब रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर सके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल और बेंजीन का मतलब रेजोनेंस इंटरमेडिकेट बनने के लिए इसको इस एक्टिवेशन एनर्जी को पास करना होगा। पास करने के बाद ही मतलब हमारी रेजोनेंस इंटरमेडिकेट बनेगी। इस रेजोनेंस इंटरमेडिकेट के बाद हमें हाइड्रोजन भी और इलेक्ट्रोफिल भी बेंजीन के ऊपर दिखाई देगा जो रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जो आपका दूसरा स्टेप है जिसमें से हम क्या करेंगे, एच पॉजिटिव को बाहर निकालेंगे। एच पॉजिटिव को बाहर निकालने के लिए ये क्या होगा, आपका एक स्लोवेस्ट स्टेप होता है। स्लोवेस्ट स्टेप होगा जिसमें आपका इलेक्ट्रोफिल बेंजीन की रिंग के ऊपर अच्छे से बन जाएगा, अच्छे से अटैक होगा और आपका बाहर प्रोटॉन बाहर निकलेगा। तो ये वाली जो लाइन है ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को दिखाती है। यहाँ पे जो दिखाता है वो एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी को दिखाएगा और यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को दिखाएगा। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होगी। दूसरा इसमें एक और नोट करिए पॉइंट को कि जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर। जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपकी हाई होती है तो प्रोडक्ट आपका उतना ही कम होता है, मतलब प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी होती तो है, प्रोडक्ट बनता तो है, बट उसमें उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट बनने की स्पीड है वो और भी ज़्यादा स्लो हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी का रोल होता है इन मतलब जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी का रोल मतलब ये होता है अपने पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है फॉर एरोमेटिक करेक्टर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में अब हमारी रिएक्शन शुरू होती है कुछ एग्जाम्पल के साथ कि रिएक्शन में, ठीक है, अब रिएक्शन क्या कहती है, नाइट्रेशंस ऑफ बेंजीन मतलब बेंजीन की रिंग के ऊपर नाइट्रेशन का अटैक होना।
ठीक है। नाइट्रेशंस ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन की रिंग के ऊपर हम एज ए न्यूक्लियोफिल NO2 पॉजिटिव को अटैक करवाएंगे। NO2 पॉजिटिव का क्या करवाएंगे, अटैक करवाएंगे बेंजीन की रिंग के ऊपर। तो पहला स्टेप हमारा क्या कहता है कि पहला स्टेप वही है जिसमें हम इलेक्ट्रोफिल को जर्नेट करवाएंगे। पहला स्टेप होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोफिल को जर्नेट करवाएंगे। HNO3 की रिएक्शन H2SO4 के साथ होगी। हमारा यहाँ पे क्या होगा, H2NO3 बनेगा। कैसे बनेगा, इस वाले HNO3 का ऑक्सीजन जो है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करेगा, यहाँ से H2SO4 से एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ बुला लेगा। तो इस HSO4 के ऊपर तो क्या आ जाएगा, H2SO4 से एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो HSO4 नेगेटिव बनेगा। क्योंकि जब ये प्रोटॉन बाहर जाता है तो यहाँ पे अपने बॉन्ड को यहीं लीव कर जाता है, तो इससे HSO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफिल, मतलब ये इस कंडीशन में किसके जैसे एक्ट करेगा, आपके एज ए एक न्यूक्लियोफिल के जैसे एक्ट करेगा। ठीक है। दूसरा स्टेप आपके पास आएगा कि जो आपके पास जर्नेट हुआ जो न्यूक्लियोफिल है, अब जो H2NO3 है, इसकी दोबारा से हम रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे जो ये NO2 है, ठीक है, जो ये NO पॉजिटिव है ये जर्नेट होगा, प्लस में हाइड्रोनियम आयन जर्नेट होगा, प्लस में HSO4 नेगेटिव जर्नेट होगा। सम टाइम जस्ट एज आपके पास NO2 पॉजिटिव, मतलब जो न्यूक्लियोफिल है वो जर्नेट हो चुका है, जर्नेशन हो चुका है इलेक्ट्रोफिल का। एक स्टेप तो आपका ये है इलेक्ट्रोफिल को जर्नेट करने का। दूसरा स्टेप आपके पास होता है, वो देखो, दूसरा एक स्टेप से तो आप मतलब क्या करोगे कि HNO3 की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाओगे, तो पहले स्टेप में H2NO3 बनेगा, प्लस में HSO4 नेगेटिव बनेगा। जब आप इस वाले मतलब सिर्फ और सिर्फ अब आप इसका यूज़ करोगे और इसकी रिएक्शन दोबारा से H2SO4 के साथ करवाओगे, तो आपको NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव मतलब आपको इलेक्ट्रोफिल मिलेगा। ठीक है, नाइट्रो पॉजिटिव कंपाउंड मिलेगा, हाइड्रोनियम और HSO4 नेगेटिव बनेगा मिलेगा। अब आप इस NO2 का अटैक किसके ऊपर करवाओगे, इस बेंजीन की रिंग के ऊपर अटैक करवाओगे। बेंजीन की रिंग के ऊपर अटैक करवाओगे तो यहाँ पे तो ये रिंग दिखाई दे रही है और ये ऐसे बॉन्ड होते, तो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे माइग्रेट करेगा, तो इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो ये NO2 पॉजिटिव है ये यहाँ पे अटैक करेगा और साथ में हाइड्रोजन भी होता है, और ये NO मतलब NO2 ग्रुप भी होगा इलेक्ट्रोफिल। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्लोवेस्ट स्टेप होता है और अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, जिसके कारण रेजोनेंस हाई इंटरमेडिकेट की फॉर्मेशन होगी। जिसमें दूसरा स्टेप क्या होता है आपका, प्रोटोनेशन मतलब डी प्रोटोनेशन होना। अब ये प्रोटोन किसके साथ बाहर जाएगा, जो आपका न्यूक्लियोफिल जर्नेट है उसके साथ बाहर जाएगा, HSO4 नेगेटिव के साथ बाहर जाएगा, जिससे नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी, प्लस में H2SO4 आपका बाहर निकल जाएगा। द फुल्ली कर्ल जो एरो है वो शो करती है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब ये फुल्ली एरो कर्व है ना, ये रिप्रेजेंट करती है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है पेयर है वो कहाँ किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। दूसरा एक और है कि आप दूसरा इलेक्ट्रोफिल कैसे जर्नेट कर सकते हो। एक स्टेप तो आपका ये वाला था इलेक्ट्रोफिल को जर्नेट करने का, एक आपके पास हो आपको दिया हुआ हो N2O3, ठीक है, N2O3 है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास NO2 पॉजिटिव प्लस में आपके पास NO3 नेगेटिव, तो ये तो आपका एज ए एक्ट करेगा न्यूक्लियोफिल के जैसे, और ये जो NO2 पॉजिटिव है ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफिल के जैसे। किसके जैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफिल के जैसे एक्ट करेगा। ठीक है। दूसरा स्टेप आता है सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी वही स्टेप है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिल को जर्नेट करवाएंगे, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफिल अटैक करेगा बेंजीन की रिंग के ऊपर, और थर्ड स्टेप होता है कि प्रोटॉन रिमूवल होगा, प्रोटॉन का जो रिमूवल होता है प्रोटॉन का इन दिस कंडीशंस के अंदर। पहला स्टेप है इलेक्ट्रोफिल को जर्नेट करवाएंगे, दूसरा स्टेप कहता है कि अटैक होगा इलेक्ट्रोफिल का बेंजीन की रिंग पे, थर्ड स्टेप कहता है कि प्रोटॉन होगा मतलब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो अब सल्फोनेशन के अंदर आप इलेक्ट्रोफिल को जर्नेट कैसे करोगे, तो इसको जर्नेट करने के लिए ऑटो आयनाइजेशन होगा, मीन्स H2SO4 प्लस में H2SO4 दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफिल को जनरेट कर देंगे। अब ये वाला SO3 है,
ये अटैक करेगा इस बेंजीन की रिंग के ऊपर, रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, पहला स्टेप स्लोवेस्ट होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या होगा, आपका रेजोनेंस इंटरमेडिकेट शो करेगा। अब ये जो थर्ड स्टेप है ये कहता है कि प्रोटॉन बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा, ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन HSO4 जो नेगेटिव है ना, ये एक न्यूक्लियोफिल है। इसका काम होता है यहाँ से प्रोटॉन को बाहर निकाल के लेके जाना। जब ये प्रोटॉन को बाहर निकाल के लेके जाएगा तो हमें क्या ऑप्टेन होगा, H2SO4 ऑप्टेन होगा। प्लस में आपका बेंजीन की रिंग का कंप्लीट मतलब सल्फोनेशन हो चुका है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन हो चुकी है रिएक्शन। अब इसकी अगर आप आगे रिएक्शन करवाना चाहोगे तो आगे भी रिएक्शन हो जाएगी कि इसको दोबारा से जब आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो बॉन्ड था, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को फिर से गेन कर लेगा, जिससे OH कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब आगे ये स्टेप की रिएक्शन है। दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होती है, पहला तो ये है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है क्या है, बेंजीन की रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट होना, सॉरी, बेंजीन की रिंग के ऊपर एल्काइल या एसाइल ग्रुप का होना ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक तो होती है एल्काइलेशन, एक होती है एसाइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है। एसाइलेशन के अंदर क्या होगा, CH3COCl, एसिटन एसिटन क्लोराइड, एसिटोक्लोराइड डेरिवेटिव ग्रुप पाया जाएगा, वो अटैक होगा बेंजीन की रिंग के ऊपर। तो पहला स्टेप क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज मेनली दो टाइप की होती है, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन। नेक्स्ट आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता क्या है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहता है आपके पास, देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है कि एल्काइल ग्रुप, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में हम लेंगे मिथाइल क्लोराइड, जिसको हम एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जब इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्लोरीन अपने बॉन्ड को लेके बाहर निकलेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और ये इस AlCl3 के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, जिससे AlCl4 नेगेटिव प्रेजेंट होगा। एक और पॉइंट इसमें नोट कर लेना कि जो आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो रिएक्शन होती है ये किसकी प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ द लीविस एसिड की प्रेजेंस में होती है। लीविस एसिड की प्रेजेंस में क्यों होंगी ये रिएक्शन, क्योंकि लीविस एसिड का काम होता है कि वो प्रोटॉन को डोनेट करने का काम करता है, ठीक है। मतलब इस ये क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, ये उसी के पास जाएगा जो ऑलरेडी डोनर हो, ठीक है। ये डोन मतलब एक्सेप्टर होता है। तो देखो, ये रिएक्शन आपकी लिविस एसिड की प्रेजेंस में क्यों हुई, क्योंकि लिविस एसिड की प्रेजेंस में होगी तभी तो इलेक्ट्रोफिल जनरेट होगा ये, और तभी तो इलेक्ट्रोफिल बेंजीन की रिंग के ऊपर अटैक करवाएगा। इसीलिए ही तो हम कह रहे हैं कि जो फ्रीडल क्राफ्ट आपकी एल्काइलेशन जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, लिविस एसिड की प्रेजेंस में होती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम इसको पढ़ किस में रहे हैं, इलेक्ट्रोफिल में पढ़ रहे हैं। तो जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है ये इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसमें हमें जो प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा वो क्या होगा, मेन प्रोडक्ट आपका टोलिन होगा, मतलब मिथाइल बेंजीन ऑप्टेन होगा, प्लस में HCl आपका प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम एसाइल ग्रुप को लेंगे, ठीक है। एसाइल ग्रुप आपके पास क्या है वो देखो, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक एसिटन क्लोरो डेरिवेटिव ग्रुप लिया है, ठीक है। जहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमें इसका इतना पार्ट ही, मतलब ये वाला सिर्फ और सिर्फ इसका इतना पार्ट ही इलेक्ट्रोफिल के जैसे यूज़ करेंगे। यहाँ से ये वाला जो क्लोरीन है बाहर निकलेगा AlCl3 के साथ, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। ये एसाइल ग्रुप है, सिर्फ इतना ग्रुप ही इस बेंजीन का ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा, तो कार्बन यहाँ पे अटैच होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे क्या होगा, R ग्रुप होगा। तो ये हमें एसाइल ग्रुप हमें ऑप्टेन होगा, मतलब बेंजीन AlCl3 की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगी। सेम ऐसे ही अगर ये अगर हम आगे ले एसिड एनहाइड्राइड की फॉर्म में ले तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही प्रोडक्ट, मतलब इतना ही हमें यूज़ लेना है, बाकी का क्या हो जाता है, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर क्या निकला है, RCOH ग्रुप, मतलब एसिड बाहर निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट आपको ऑप्टेन होगा। इलेक्ट्रोफिल इज एन एसाइलिम आयन,
ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिल के जैसे एक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है कि ये आपके पास कंप्लीट रिएक्शन दी हुई है कि क्या हम सबस्ट्रेट यूज़ करेंगे, क्या रिएजेंट यूज़ करेंगे, और क्या हम ये लीविस एसिड यूज़ करेंगे। तो इन द बेंजीन की रिएक्शन के अंदर, ठीक है, जब हम बेंजीन के अंदर पढ़ रहे हैं तो बेंजीन आपका क्या यूज़ होगा, एज ए सबस्ट्रेट यूज़ होगा। इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिल अटैक करने के लिए हम इनका यूज़ करेंगे। Cl2 से हमें Cl लेना है सिर्फ इलेक्ट्रोफिल। ब्रोमीन से मतलब Br2 से सिर्फ Br यूज़ करेंगे। HNO3 से NO2 पॉजिटिव लेंगे। SO3 से SO2 पॉजिटिव लेंगे। RH से R ग्रुप इलेक्ट्रोफिल के जैसे एक्ट करेगा और इसके अंदर आपका RCO मतलब यूज़ होगा। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन को हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे एल्काइलेशन होता है, इसको सल्फोनेशन बोलेंगे, नाइट्रेशन। और ये दोनों आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होंगी। AlCl3, FeCl3, AlBr3 और FeBr3 मतलब एसिड की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रोफिल की रिएक्शंस का यूज़ करते हैं तो वो जो रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिल की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है इप्सो पोजीशन क्या है। इप्सो पोजीशन क्या होता है कि आपके पास कोई मतलब नॉर्मल हमने क्या देखा है कि इलेक्ट्रोफिल में कि इलेक्ट्रोफिल ने आके नॉर्मल बेंजीन की रिंग के ऊपर अटैक करवाया है। बट इन द इप्सो पोजीशन में क्या होता है कि जहाँ पे हमने देखा था कि बेंजीन की रिंग के ऊपर मतलब बेंजीन्स पे हमने क्या देखा था कि आपके पास जो बेंजीन था, ठीक है, आपके पास क्या था कि जो बेंजीन्स की रिंग थी, बेंजीन की आपके पास ये वाली बेंजीन की रिंग थी। ठीक है, नॉर्मल इसकी हर एक पोजीशंस पे कौन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था। बट अब क्या हो कि हर एक पोजीशंस पे मतलब और सभी पोजीशंस पे तो क्या हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, बट एक पोजीशन ऐसी हो जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट हो। ठीक है, वहाँ पे आके इलेक्ट्रोफिल का अटैक होना इप्सो अटैक कहलाएगा। और उस पोजीशंस के ऊपर मतलब नॉन हाइड्रोजन ग्रुप का प्रेजेंट होना उन बेंजीन रिंग के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, इप्सो पोजीशन बोलते हैं। तो एक पोजीशन होती है जो ऑलरेडी ऑक्युपाइड होती है नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट से इन एरोमेटिक रिंग के अंदर, उसे हम बोलते हैं इप्सो पोजीशन। अटैक होना इन दिस पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफिल का, उसको हम इप्सो अटैक बोलते हैं। और इप्सो अटैक में क्या होता है कि जब आपका इलेक्ट्रोफिल आके इस ए ग्रुप को रिप्लेस कर दे, मतलब यू सपोज दैट हैव ए ग्रुप, ठीक है, इस ए ग्रुप को बाहर निकाल दे, ठीक है, इस ए वाले ग्रुप को बाहर निकाल दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट इन विच सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट इज रिप्लेस इज कॉल्ड इप्सो सब्स्टिट्यूशन, उसे हम क्या बोलेंगे, इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है। यस, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाली जो पोजीशन है ये क्या है, इप्सो पोजीशन। इलेक्ट्रोफिल जब इसके ऊपर अटैक करवाएगा तो उसको इप्सो अटैक बोलेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे अब अटैच होना इलेक्ट्रोफिल का और सब्स्टिट्यूट कर देना इस वाले जेड ग्रुप को, यहाँ पे जेड ग्रुप आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ये यहाँ पे ये जेड ग्रुप आएगा ना कि ई ग्रुप। ठीक है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रोफिल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है ब्रोमो डिसाइलेशन। देखो अब इसमें एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि देखो Br2 में दो ग्रुप दिए हुए हैं। ठीक है, कि मान लो ब्रोमीन जो Br2 का मोलिक्यूल है वो इस पे भी अटैक कर सकता है और इस वाले ग्रुप पे भी तो अटैक कर सकता है। बट इसमें रिएक्शन को आपको नेम देखना है। रिएक्शन क्या कहती है, ब्रोमो डिसाइलेशन, कि ब्रोमीन एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफिल और ये इलेक्ट्रोफिल के जैसे एक्ट करने के कारण ये कहाँ पे डिसाइल मतलब किसको डी ग्रुप मतलब डी मतलब डिपार्ट करेगा, साइलेशन वाले ग्रुप को, मीन्स सिलिकॉन ट्राईमिथाइल ग्रुप को बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन के नेम में ही दिया हुआ है कि ब्रोमीन जो है वो आके कौन सा इसके लिए इप्सो पोजीशन है, ये वाला इसके लिए इप्सो पोजीशन है। तो ब्रोमीन आके अटैक करेगा इन दिस ग्रुप के ऊपर और सिलिकॉन
ट्राई मिथाइल ब्रोमीन आपका बाहर निकल जाएगा और आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा, आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो ऐसे ही ये क्या होता है, ब्रोमो डिसैलिनेशन वाली रिएक्शन है जिसमें इप्सो पोजीशन के ऊपर देखो इलेक्ट्रोफिल का इप्सो पोजीशन पे अटैक होना इप्सो अटैक कहलाता है। और इप्सो अटैक मतलब इप्सो पोजीशन के ऊपर अटैक होने के बाद लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। I hope this was clear to you. Any of this question, please in comment section. मुझे लगता है कि आई होप आपको आज का ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।